लास्ट क्लास में हमने मुहूर्त ज्योतिष विवाह प्रकरण में विवाह मेलापक या अष्टकूट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने लगभग आधा कंप्लीट कर लिया था। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि कुंडली का मिलान क्यों जरूरी है। फिर उसके बाद उनके अंक कितने हैं, ये 8 जो गुण हैं उनके अंक मान कितने हैं। आठों गुणों का अलग अलग वर्णन, जिसमें पांचवें तक हमने वर्णन किया था, जो कि राशि या ग्रह मैत्री है। यहां तक वर्णन हम कर चुके थे। अभी आज के क्लास में हम गण से शुरू करेंगे। तो गण, जैसे कि ये छठवें क्रम पे आता है, तो इसके अंक मान भी 6 ही हैं। वर तथा कन्या के जन्म नक्षत्र के आधार पर उनके गणों अर्थात पारस्परिक प्रेम का निर्धारण किया जाता है। इस मिलान को 6 अंक दिए गए हैं। यदि आपका गण देव है और आपके साथी का गण राक्षस है, तब आप दोनों के व्यवहार में बहुत भिन्नता होगी। इसी भिन्नता के कारण आपका तालमेल जमने में परेशानी हो सकती है। 27 नक्षत्रों को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। इस मिलान में देवगण, मनुष्य गण तथा राक्षस गण में 27 नक्षत्रों को बांटा गया है। एक गण में 9 नक्षत्र आते हैं। वर कन्या का एक ही गण होने पर 6 अंक मिलते हैं। विवाह उत्तम माना जाता है। वर का देवगण और कन्या का मनुष्य गण हो तो भी 6 अंक मिलते हैं। कन्या का देवगण और वर का मनुष्य गण होने पर 5 अंक मिलते हैं। एक का देवगण और दूसरे का राक्षस गण हो तो कोई अंक नहीं मिलता है, यह अशुभ माना जाता है। राशि स्वामियों में राशि स्वामियों में परस्पर मित्रता हो, यह पांचवा जो आपने गुण पढ़ा था। राशि के स्वामियों में परस्पर मित्रता हो या राशि के नवांशपति भिन्न हो, अलग हो, तो गण दोष होते हुए भी नहीं माना जाता है। यह एक अपवाद है। इसमें 3 अपवाद दिए गए हैं गण मैत्री में, कि अगर गण गण मैत्री नहीं है, गण दोष आ रहा है, पर ये कंडीशन है, तो गण दोष नहीं माना जाता। उसमें पहला हमने ये बताया कि अगर राशि के स्वामियों की मित्रता है या एक ही राशि के हैं, तो गण दोष नहीं मानते। दूसरा, ग्रह मैत्री हो, अर्थात जो राशियां हैं उनके लॉर्ड, उनके बीच में मित्रता है। सेम राशि तो नहीं है, लेकिन वो मित्र राशियां हैं, तो ग्रह मैत्री हो। तथा वर एवं कन्या के नक्षत्रों की नाड़ियों में भिन्नता हो, ये 8वां गुण आप पढ़ेंगे अभी। तो नाड़ियों में भिन्नता हो तो गणदोष होने पर भी गणदोष नहीं माना जाता है। दूसरा अपवाद, मतलब आपने 5वां गुण और 8वां गुण के पूरे अंक प्राप्त कर लिए, तो ये वाला प्रॉब्लम, आपका 6वीं प्रॉब्लम अगर है भी, तो भी नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री तथा भकूट की शुद्धि होने पर कोई दोष नहीं माना जाता है। अगर इतने चीजें आपकी मैच कर गई, तो आराम से आप 19 का अंक प्राप्त कर लेंगे और फिर दोष होते हुए भी शादी हो जाती है। चलिए, अब किस गण में कौन से नक्षत्र आ रहे हैं वो आप देख लीजिए। देवता गण में अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और रेवती आते हैं। मनुष्य गण में भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा। राक्षस गण में कृतिका, चित्रा, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा, शतभिषा और विशाखा आते हैं। 6वें गुण के बाद अब ये 7वां गुण है। इसे हम भकूट के नाम से जानते हैं। इसे हम राशिकूट के नाम से भी जानते हैं। भकूट का संबंध जीवन और आयु से होता है। विवाह के बाद दोनों का एक दूसरे का संग कितना रहेगा, यह भकूट से जाना जाता है। इस मिलान में 7 अंक मिलते हैं,
यह वर तथा वधु की चंद्र राशियों पर आधारित होता है। ठीक है, तो यह आपके वर वधु की आयु से आधारित के लिए जरूरी गुण है। इससे दोनों की आयु का पता चलता है, वो कितने साल संग रहेंगे। इसके 7 अंक हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसमें वर की चंद्र राशि को प्रथम भाव में लगा के वधु की चंद्र राशि कहाँ आ रही है, वह भाव नंबर। इसी तरह से वधु की चंद्र राशि को प्रथम भाव में लगा के वर की चंद्र राशि किस भाव में आ रही है, इसका आंकलन किया जाता है। वर वधु की जन्म राशि परस्पर छठे आठवें हो तो षडाष्टक दोष होता है। वर की चंद्र राशि को प्रथम में लगा के हमने देखा कि वधु की राशि कहां पे आ रही है, अगर वो छठे आ रही है। इसी तरह से वधु की चंद्र राशि को लग्न में लगा के स्त्री के में पुरुष का देखा और वो आठवें में आ रहा है, तो इसको षडाष्टक दोष कहते हैं। वर कन्या की जन्म राशि परस्पर अगर पांचवें और नौवें हो तो इसे नवम पंचम दोष कहते हैं। यदि दोनों की राशियां परस्पर दूसरी और 12वीं हो तो द्विद्वादश दोष बनता है। कन्या की विषम राशि से वर की राशि छठी हो तो शुभ। कन्या की विषम राशि से वर की राशि छठी हो तो शुभ है। कन्या की सम राशि से वर की राशि छठी हो तो अशुभ है। तो ये क्या है अभी हम बता देते हैं। इसमें वर तथा कन्या की एक ही राशि होने पर पूरे 7 अंक मिलते हैं, क्योंकि कोई दोष ही नहीं, दोनों लग्न में आ जाएंगे, लग्न से लग्न में ही रहेंगे। दोनों के चंद्रमा एक दूसरे से परस्पर एक साथ 3, 11, 4, 10 अक्ष पर स्थित हैं, तब भी 7 अंक मिलते हैं। वर तथा वधु का चंद्रमा एक दूसरे से 2, 12, 5, 9, 6, 8, ये वाला द्विद्वादश हो गया, ये नवम पंचम दोष हो गया, ये षडाष्टक दोष हो गया। इस अक्ष पर स्थित होने पर 0 अंक मिलता है। अब ये कुंडली में आप देख लीजिए, अगर हमने वर का यहां चंद्र लगा दिया कि कैसे नवम पंचम दोष निकलता है, नवम पंचम दोष का हम बता रहे हैं। वर की कुंडली में वधु 5वें में, कैसे? वर की कुंडली चंद्रमा लिखा है, इसका मतलब वर की राशि जो चंद्र राशि है वो सिंह है। वधु की कुंडली में चंद्र राशि धनु है। तो अब वर की कुंडली में आप चंद्र राशि से, क्योंकि वो लग्न में लगी है, देखिए 9 नंबर, क्योंकि वधु का 9 नंबर है चंद्र राशि, देखिए 5, 6, 7, 8, 9 पंचम में आ गया। अब वधु की कुंडली में वधु की चंद्र राशि लग्न में लगी है। अब हमें देखना है कि 5 नंबर सिंह राशि जो कि वर की है वो कहां पे आती है। 5, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 नवम में आ गई। तो ये किस तरह का दोष बना? पंचम पहले नवम बाद में, तो पंचम नवम दोष बना। ये नवम पंचम दोष नहीं बना, दोनों का पहले एक में पंचम पहले आ रहा है, दूसरे में नवम पहला आ रहा है, और दोनों के फल भी अलग। इसी में हम बता दे रहे हैं कि अगर वर की कुंडली में 5वीं राशि यह है, अगर एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, वधु की चंद्र राशि 6 नंबर होती तो वो दूसरे में आ जाती। और इसी तरह से वर की कुंडली में अगर वधु की कुंडली में वर 12वें में आ जाता तो द्विद्वादश दोष लग जाता, क्योंकि वर की कुंडली में दूसरे में वधु है और वधु की कुंडली में वर 12वें है, तो द्विद्वादश लोग लगता। और इसी तरह से वर की कुंडली में कन्या छठे आ जाती और कन्या की कुंडली में वर 8वें आ जाता, तो षडाष्टक दोष होता। अब इनके फल क्या हैं, जैसे नवम पंचम का यहां वर्णन हम कर देते हैं। नव पंचम दोष में कन्या का चंद्रमा वर के चंद्रमा से पंचम है। अब देख लीजिए, कन्या का वर के कट से कन्या का चंद्रमा पंचम है तो संतानहीनता आएगी। इसे हम कौन सा दोष बोलेंगे? पंचम नवम, क्योंकि पहले खाने में वर को प्रथम में रखा जाता है, तो पहले खाने में पंचम लग रहा है, दूसरे खाने में नवम लग रहा है, तो पंचम नवम दोष
तो संतानहीनता इसमें आएगी। वर सांसारिकता से विमुख हो जाएगा। क्यों? पंचम पहले आ गया तो संतानहीनता, और दूसरा दोष क्या है? नवम बाद में आ रहा, और नवम किसका है? वर। कन्या की कुंडली में वर नवे भाव में जा रहा है, और नौ भाव की क्या माना जाता है? धर्म भाव। सांसारिक विमुखता, वो क्या सांसारिकता से दूर ले जाता है, आपको पूजा पाठ की तरफ ले जाएगा। तो सांसारिकता से विमुख हो जाएगा यदि, तो विवाह का मतलब खत्म हो जाता है। विवाह का मतलब एटलीस्ट 50-55 तक जरूर रहना चाहिए था। उसके बाद धीमे धीमे संन्यास का समय 60 के बाद शुरू होता है। तब आए तो नेचुरल है। पर अगर नवम पंचम दोष है, पंचम नवम दोष है, तो पुरुष में पहले से ही सांसारिक विमुखता आ जाएगी। यदि दोनों में ग्रह मैत्री है तो कुछ ठीक है। मतलब ये जो दोष लग रहा है, इसकी जगह अगर ग्रह मैत्री है तो वो इस दोष को कम करती है। यदि कन्या का चंद्र वर्के से, अब यहां देखिए, कन्या का चंद्र वर्के से नवम भाव में आ रहा है, ये वर कुंडली में है। और अगर चंद्रमा का कन्या का चंद्रमा यहां आता नवम में, तब ये दोष कौन सा लगता? तब पंचम नवम की जगह इसको नवम पंचम बोल देते। कन्या का नवम में और पुरुष का पंचम में, तो भी संतान दोष तो आता, लेकिन इस बार कन्या में क्या आता? वो सांसारिकता से विमुख हो जाती। सांसारिकता से विमुख इस बार कन्या होती। तो यदि कन्या का चंद्र वर्ग के से नवम भाव में आ रहा है, तब कन्या संसार को त्याग सकती है, क्योंकि ये दोष नवम पंचम हो गया। ठीक। सांसारिकता से त्यागना का मतलब है सांसारिकता से विमुख हो जाना, मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं। षडाष्टक दोष में वर तथा वधु के चंद्र राशियों के स्वामी भी आपस में शत्रुता रखते हैं, तब ये बहुत ही अनिष्टकारी और मृत्युदायक होता है। षड अष्टक, छठा आठवां, शत्रु और मृत्यु, दोनों शत्रु बन जाते हैं और मृत्यु का कारण बनते हैं। तो षडाष्टक दोष में वर तथा वधु के चंद्र राशियों के आपस में स्वामी भी आपस में शत्रुता रखते हैं। उसके लिए कंडीशन ये होती है कि उनकी चंद्र राशियां आपस में मित्र नहीं होनी चाहिए। जैसे इस केस में है, इस केस में ये सूर्य है और यहाँ बृहस्पति है, तो दोनों मित्र हैं, तो बच गए। पर अगर ऐसा ना होता, दोनों की चंद्र राशियां जो हैं वो भी शत्रु हो जाती, तो षडाष्टक दोष में मृत्यु का कारक बनता है। दो में से किसी एक की। किसकी मृत्यु होगी? जिसका आठवां लगेगा। जैसे वर की कुंडली में चंद्रमा, स्त्री का चंद्रमा आठवें पहुंच जाए तो स्त्री की मृत्यु। और अगर स्त्री की कुंडली में, चंद्र कुंडली में वर की राशि, चंद्र राशि आठवें पहुंच जाए तो वर की मृत्यु। द्विद्वादश दोष में धन संबंधी परेशानी व्यक्ति को आए दिन रहती है। द्विद्वादश हम बता दिए हैं। वर की चंद्र राशि से स्त्री की चंद्र राशि देखें, दूसरे में स्त्री की चंद्र राशि में वर की चंद्र राशि देखें द्वादश में, तो द्विद्वादश हो गया। और इस तरह से दोनों को धन की समस्या आई। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सातवां भकूट। अब नाड़ी दोष आठवां है। नाड़ी का संबंध संतान से है। दोनों के शारीरिक संबंधों से उत्पत्ति कैसी होगी, यह नाड़ी पर निर्भर करता है। अब नाड़ी का महत्व आप जान सकते ही हैं। इसको ज्योतिष में लिया गया है पढ़ाने के लिए, पर यह आयुर्वेद में सबसे मेन चीज है, नाड़ी को चेक करके यह बताना कि व्यक्ति का स्वास्थ्य क्या है। वही चीज हम भी यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि दोनों के, स्त्री पुरुष के संबंध से स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी नाड़ियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और नाड़ी का एक सबसे बड़ा फल संतान को आता है। तो नाड़ी का संबंध संतान से है। दोनों के, स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंधों से उत्पत्ति कैसी होगी, यह नाड़ी पर निर्भर करता है। शरीर में रक्त प्रवाह और ऊर्जा का विशेष महत्व है। दोनों की ऊर्जा का मिलान नाड़ी से ही होता है। संतान प्राप्ति के लिए वर तथा वधु की कुंडलियों में उनके जन्म नक्षत्र के आधार पर
उनकी नाड़ियों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, नक्षत्र आधारित वर्गीकरण है ये। नक्षत्र को 3 भागों में बांटा जाता है, आदि, मध्य तथा अंत्य नाड़ी। तो 9 9 9 के 3 ग्रुप बने। पहले में आदि लिखा जाएगा, दूसरे में मध्य और तीसरे में अंत्य नाड़ी। नाड़ी मिलान को सबसे अधिक 8 अंक दिए गए हैं। स्त्री तथा पुरुष की एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें नहीं वर्ड लगा है, एक नाड़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि माना जाता है कि एक गोत्र में शादी नहीं की जानी चाहिए, गोत्र बदल के करनी चाहिए, ये तो बहुत ही कंपलसरी है। दूसरी बात, अगर गोत्र की जगह जाति भी बदल जाए, अब विजाति शादी हिंदू धर्म में गलत माना जाता है, पर उसके फल ज्यादा अच्छे मिलते हैं, ऐसा बायोलॉजी का जो जेनेटिक्स टॉपिक है उसमें बता दिया गया। संकर, इसको हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड संतान ज्यादा उन्नत उन्नत मतलब ज्यादा दिमाग और बलिष्ठ होती है, क्योंकि वहां पे इस तरह के दोष कम होने लगते हैं ना, ब्लड डिसऑर्डर कम होने लगते हैं। क्योंकि ये बहुत छोटे स्तर पे हम जब बता रहे हैं कि एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए, तो अब इसी को जब आप बचाने के लिए बड़े स्तर पे बदलाव लाते हैं कि सब कुछ डिफरेंट कर देते हैं, तो संतान ज्यादा उन्नत होगा। अब ये बात अलग है कि विजातीय में कभी कभी शादियां ही नहीं टिकती हैं, तो वो एक अलग समस्या है, पर बच्चे अच्छे होते हैं। इस मिलान को संतान प्राप्ति के लिए आवश्यक माना जाता है। कई विद्वानों का यह भी मत है कि वर तथा वधू की एक सी नाड़ी होने पर उनके भीतर के छुपे गुप्त रोग उनकी संतान में प्रकट हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा दोष तो यही है कि जिन लोगों जो लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं मैरिज के टाइम में, बिना नाड़ी मिलाए शादी, या ये सब मिलाने की जरूरत ही नहीं, एक ही गोत्र में शादी हो जाती है, तो जरूर उनके यहाँ मंद बुद्धि संतान या जेनेटिक डिसऑर्डर वाली संतान, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो इस मिलान को संतान प्राप्ति के लिए आवश्यक माना जाता है। कई विद्वानों का यह भी मत है कि वर तथा वधू की एक सी नाड़ी होने पर उनके भीतर के छिपे कुछ रोग उनकी संतान में प्रकट हो सकते हैं। नाड़ी मिलान में एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि एक ही राशि है लेकिन नक्षत्र भिन्न है, देखिए राशि एक हो गई तो बहुत से पिछले गुण में फायदा आपको मिल जाएगा, मित्रता का पूरा फायदा मिलेगा, पूरे अंक मिल जाएंगे। पर अब ये देखना पड़ेगा कि नाड़ी मिलान में एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए, पर राशि तो एक हो गई, वो बेनिफिट तो आपने ले लिया यदि एक ही राशि है, लेकिन नक्षत्र भिन्न हो गए तो काम चल जाएगा, तब विवाह कर सकते। जैसे वर तथा वधु की मिथुन राशि होने से, दोनों की राशि एक है, तो ग्रह मैत्री हो गई, पूरे उसके अंक मिल गए। अब मिथुन राशि है तो चिंता यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि नक्षत्र भी समान निकल जाए। तो जैसे वर तथा वधु की मिथुन राशि होने से राशि समान है, लेकिन मिथुन राशि में एक का आर्द्र तथा दूसरे का पुनर्वसु नक्षत्र होने से नाड़ी दोष अब नहीं लगेगा। हाँ, अगर मिथुन राशि में चंद्रमा लगभग अंश समान बैठ जाए तब समस्या आ जाए, क्योंकि तब नक्षत्र एक हो सकता है। 2.25 नक्षत्र से एक बनता है राशि, उसमें 9 चरण लगते हैं, तो 2 नक्षत्र तो जरूर रहते हैं एक राशि के अंदर। अब देखना यह है कि दोनों के चंद्र राशियों में कितना अंतर है अंशों का। तो यहाँ एक एग्जाम्पल देके समझाया कि राशि में एक का आर्द्र तथा दूसरे का पुनर्वसु नक्षत्र होने से नाड़ी दोष नहीं होगा। नाड़ी दोष के अंतर्गत यदि पुरुष का नक्षत्र स्त्री के नक्षत्र से अगला ही है, समान राशि में, जो हम ऊपर बता रहे थे उसी की हम बात कर रहे हैं कि दोनों की मिथुन राशि है, और आर्द्रा और पुनर्वसु दूसरे का, आर्द्रा और आर्द्रा के बाद पुनर्वसु। अब इसमें एक स्त्री का और दूसरा पुरुष का होगा, पर यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि पुरुष का नक्षत्र स्त्री के नक्षत्र से अगला ही है, इस केस में अगर पुनर्वसु हो पुरुष का और स्त्री का आर्द्रा समान राशि में, तब इसे नदूर दोष माना जाता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब पुरुष का नक्षत्र आगे है, स्त्री पहले आ गई, तो अगर स्त्री पहले आ गई तो ये नदूर दोष माना जाएगा,
और ये नहीं होना चाहिए। तो नाड़ी दोष में ये भी एक दोष पढ़ा जाता है। अब नाड़ी दोष की ये टेबल देख लीजिए, ये बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि गढ़ वाली टेबल ही यहाँ पे कॉपी है, नहीं, नक्षत्र बदल गए हैं। आदि नाड़ी वाले लोगों में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? अश्विनी, आर्द्रा, पुनर्वसु, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा तथा पूर्वा भाद्रपद। मध्य नाड़ी वाले में भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा तथा उत्तरा भाद्रपद। अंत्य नाड़ी वालों में कृतिका, रोहिणी, श्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण तथा रेवती आदि। तो ये इसकी टेबल है, यहां से आप देख सकते हैं कि किसकी क्या नाड़ी है। अब सारे 8 गुण आपने पढ़ लिए। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? विवाह के लिए कुल 36 गुण हुए। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी अंकों को जोड़ दें तो इसका मान 36 आता है। तो विवाह के लिए कुल 36 गुणों में से कम 19 गुण मिलना अति आवश्यक है। 19 से ज्यादा गुण मिलने पर विवाह की उत्तमता बढ़ती चली जाती है, पर 19 से कम गुण मिलने पर विवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब एक उदाहरण भी आप देख लीजिए। वर का नाम कुछ भी ले लीजिए, एक्स वाई जेड। चंद्र राशि सिंह है, राशि स्वामी सूर्य है, नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी, पद 1, और ये 11वें नंबर, जो नक्षत्र की टेबल आप पढ़ते हैं उसमें 11वें नंबर पे आता है। वधु का नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लीजिए, एक्स वाई जेड। चंद्र राशि धनु है, 27 डिग्री उत्तरार्ध। यहाँ पे स्पेशली हमने ये मेंशन क्यों किया? क्योंकि हमें मालूम है धनु 2 चीजों से मिलकर बनी है। धनु का आगे का पोर्शन मनुष्य का है, द्विपद है। पीछे का जो उत्तरार्ध पोर्शन है उसमें घोड़े का चतुष्पाद है। तो अभी ये मिलाना पड़ेगा ना, जानवर आधारित, कि उनका मैत्री है कि नहीं है। तो इसीलिए हमने लिख दिया कि धनु में अंश का मान जरूरी है। इसी तरह से जिनकी राशि मकर हो वहां भी अंश का मान जरूरी है, क्योंकि वहां दो दो गुण आ रहे हैं एक साथ। तो यहाँ पे राशि का धनु का राशि स्वामी गुरु है और नक्षत्र उत्तरा आषाढ़ा है। उत्तराषाढ़ा में ये पद इनका प्रथम है और ये 21वां नंबर है। नक्षत्रों की टेबल में ये 21वें नंबर पे आता है। देखिए ये डिटेल जरूरी है, अभी कहाँ जरूरत पड़ेगी वो भी हम बता दें। तो वर का नाम, वधु का नाम, उनकी चंद्र राशि क्या है? सिंह और धनु। वधु की धनु 27 डिग्री उत्तरार्ध है। सिंह में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सिंह पूरा का पूरा शुरू से अंत तक सिंह ही होता है। एक की राशि सूर्य, दूसरे का धनु। एक के राशि का लॉर्ड सूर्य है, दूसरे का गुरु है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा। पूर्वा फाल्गुनी 11वां नंबर है, उत्तराषाढ़ा 21वां नंबर है। ये टेबल बहुत मायने रखती है। आपके पंचांग जो आपने ले रखा है उसका पेज देख लीजिएगा, उस पे होड़ा चक्र दिया रहता है और होड़ा चक्र से आपको सारे गुण मिल जाते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, वर्ण, वश्य, तारा, वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री। गुड़गुड़ा लिखा है, इसी को गुण कहते हैं या गण कहते हैं। गण का विचार, मनुष्य गण है या कौन सा गण है। 7वां आता है भकूट, जिसी को हम राशिकूट भी कहते हैं। तो राशिकूट नाम से लिखा है, यही भकूट है। और 7वें के बाद 8वां नाड़ी, नाड़ी मिलान, उसी को नाड़ी कूटस्य कहते हैं। ठीक है। तो वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गुड़गुड़ा अर्थात गण, राशिकूट और नाड़ी। राशिकूट को ही हम भकूट भी कहते हैं। अब मिलान करते हैं। ये है, आपने जो ऊपर हमने उदाहरण दिया था वो राशि दी हुई है, नक्षत्र दिया हुआ है, यहाँ पे धनु उत्तराषाढ़ा दिया हुआ है, अष्टकूट के अंक यहाँ लिखे जाएंगे और संदर्भ दिया जाएगा। सबसे पहला गुण है वर्ण, इसका अंक मान 1 है।
अब ये आप देख लीजिए कि सिंह राशि किसमें आती है, तो यहां दी है सिंह राशि आती है क्षत्रिय में, ये क्षत्रिय लिखी। धनु राशि किसमें आती है, तो धनु राशि भी क्षत्रिय में आती है, ये क्षत्रिय लिख दिया। तो यहां से देखिए क्षत्रिय वर का इधर रहता है ऊपर की तरफ, और बाएं साइड में वधु का रहता है, ये वर लिखा भी है यहाँ पे। तो क्षत्रिय के सामने ये छतरी दोनों मैच कर गए, क्रॉस सेक्शन पॉइंट पे एक नंबर लिखा है, यहाँ कॉपी कर दिया अंक, क्योंकि इसका एक ही अंक मान है। दूसरा वश्य 2 अंक मान है। अब वश्य आप कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखते हैं राशि के अनुसार वश में होगा कि नहीं। ये सिंह राशि है और ये धनु राशि है, तो सिंह राशि कहाँ आ रही है, वनचर में। और धनु राशि कहाँ आ रही है, धनु राशि का उत्तरार्ध है, 27 डिग्री हमने बताया था ना। तो धनु राशि का उत्तरार्ध दिया है चतुष्पाद में। तो वनचर और चतुष्पाद देखना है, तो वर वाले में आइए वनचर, ये वन वा लिखा है वनचर, और स्त्री वाले में आइए चतुष्पाद, पहली ही लाइन में चतुष्पाद लिखा, वनचर और चतुष्पाद का मिलान पॉइंट 0, अंक मिले 0। तो ये 2 अंक नहीं मिलेंगे। तारा मिलान करने जा रहे हैं। पूर्वा फाल्गुनी 11वां नंबर का है। अब पूर्वा फाल्गुनी से 21वें नंबर उत्तराषाढ़ा तक काउंटिंग करनी है आपको। काउंटिंग करके देखिए 11 अंक आ रहा है, कैसे करेंगे वो देख लीजिए। ये पूर्वा फाल्गुनी दिया है, यहां से काउंटिंग करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गए, 9 10 11 उत्तराषाढ़ा। ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि एक लाइन में 9 है, ऊपर से एक कम कर दीजिए, क्योंकि पूर्व फाल्गुनी दूसरी नंबर है, तो 9 में से एक कम हुआ, 8 इधर है, 9 10 11 उत्तराषाढ़ा, तो 11 मिला। इसी तरह से उत्तराषाढ़ा से अगर हमें वापस पूर्व फाल्गुनी भी तो जाना पड़ेगा, तो उत्तराषाढ़ा, अब ये यहां से 1 और 2 छोड़ दो, 9 की टेबल है, 9 में से 2 निकाले, 7 तो इधर आ गए, फिर 9 इधर है, 9 7 16 17 18 तो दोनों का स्त्री पुरुष का एक साथ हमने निकाल लिया। इधर से 11 आ रहा था, इधर से 18 आ रहा था। अब वापस चलते हैं, ये देखिए, तो पूर्व फाल्गुनी से उत्तराषाढ़ा 11 आ रहा था, 11 को भाग देना है 9 से। ये मेथड हमने बताया था तारा कैसे निकालते हैं, कि पुरुष के नक्षत्र से स्त्री के नक्षत्र की काउंटिंग करें, जो अंक आए उसको 9 से भाग दें, शेष देखें। शेष जब 9 से भाग दिया, 9 1 का 9 बचा, 11 में से 9 घटाए 2 बचा, शेष यहाँ देखिए 2 के सामने संपत लिखा है, इसलिए ये नवतारा टेबल में तारा क्या आई, संपत, अर्थात समृद्धि। तो पुरुष के द्वारा समृद्धि मिलेगी स्त्री को। अब स्त्री के उत्तराषाढ़ा 21 नंबर से 11वें नंबर पूर्व फाल्गुनी तक काउंटिंग की, 18 अंक आया, अर्थात 18 को हमने 9 से भाग दिया, शेष 0 आया। जब शेष 0 आ गया, पूर्णता कट गया, इसके मतलब 0 को ही 9 मानेंगे, और 9 नंबर की तारा बनी ये अति मित्र। तो स्त्री के लिए जो वर है, स्त्री अपने पति को अति मित्र मानती है, एक्सेसिव फ्रेंडशिप है, ठीक। अब इसके गुण कैसे मिलान करेंगे, कितने अंक मिलेंगे, ये 3 नंबर का था ये गुण, तो आ जाइए यहाँ पे। एक वर का है 2 और स्त्री का है 9, तो दो दो वाले में 9 की सीध में जाएंगे, 2 वाली वर्टिकल लाइन में 9 की हॉरिजॉन्टल लाइन पे रुक जाएंगे, 3 लिखा है, ठीक। आपको 3 अंक मिल गए, और 3 का ही ये था, इसलिए पूर्ण अंक मिल गए, तारा गुण मिल गया, ठीक। अब योनि, ये सिंह राशि थी और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। टेबल आपको पता है, पूर्व फाल्गुनी ये लिखा है किसमें, मूषक योनि, तो मूषक हो गया। और ये उत्तराषाढ़ा था, उत्तराषाढ़ा यहाँ देखिए, लास्ट लास्ट बट वन, लास्ट से पहले वाली, नकुल या नेवला, तो नेवला लिख दिया यहाँ पे। अब पुरुष का मूषक है, स्त्री का नकुल या नेवला है, तो मूषक वाले में आए, देखिए कहाँ है, ये मूषक लिखा है, मूषक वाले में नेवला तक जाना है, ये 1 लिखा है, 1 अंक मिल गए, 4 में से 1 अंक मिले। योनि,
ग्रह मैत्री करना है इसमें। इसी को राशि के नाम से भी जानते हैं। इसके 5 अंक हैं। ये सिंह राशि है तो सूर्य ग्रह हुआ, ये धनु राशि है तो बृहस्पति हुआ। अब सूर्य और बृहस्पति, क्योंकि ये यहां देख सकते हैं, सूर्य वर वर वाला पहले देखते हैं। सूर्य आया और बृहस्पति इसी लाइन में कहां पे, ये आ गया 5। तो सूर्य और बृहस्पति का 5 अंक, अर्थात 5 अंक पूर्णतया मिल गए। तो ग्रह मैत्री भी पूर्ण है। गण, राक्षस गण, देवता गण क्या है ये देखते हैं। तो इसमें पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र कहाँ पे आ रहा है, इसमें आप देख लें। ये आ रहा है मनुष्य में। तीनों पूर्वा और तीनों उत्तरा इसी में होते हैं, इसलिए तीनों पूर्वा अर्थात पूर्वा फाल्गुनी मनुष्य गण में आता है। और ये उत्तरा आषाढ़ा कहाँ पे आएगा, उत्तरा आषाढ़ा भी, तीनों उत्तरा भी इसी में आते हैं, इसलिए ये भी मनुष्य गण है। तो जब मनुष्य मनुष्य हो गए तो मनुष्य और मनुष्य की कटान बिंदु 6 अंक पूरे मिल गए, तो गण भी पूरा मिल गया। तो इसमें आपको 5 नंबर और 6 नंबर तो पूरे मिल गए। इसलिए ग्रह मैत्री और गण जब पूरे मिल जाते हैं तो काफी कुछ कुंडली मिल जाती है, चांस बढ़ गए। अब भकूट, इसमें हमने बताया था राशि कूटस्थ कि हमने चंद्र राशि वर की लगाई, चंद्र राशि स्त्री की लगाई। यहां पर देखा कि कहाँ पे, वर वाले में स्त्री को देखा, स्त्री वाले में वर को देखा। इस एग्जाम्पल में क्योंकि ये सिंह से धनु 5वें में आया, स्त्री वाले में वर की 9वें में आया, तो पंचम नवम आया दोष। पंचम नवम में संतानहीनता, संतानहीनता तो श्योर है, लेकिन इसमें कौन जा रहा है, वर जा रहा है 9वें में, इसलिए वर विमुख होगा। किससे, सांसारिकता से। इसमें 0 अंक मिले हैं भकूट के, क्योंकि जब दोष लग गया नवम पंचम द्विद्वादश या षडाष्टक तो 0 ही मिलता। वैसे चेक करके देख लीजिए। अब ये यहाँ पे मेष वृष ये राशियों के नाम दिए हैं, यहाँ पे दिए हैं। ये सिंह क्योंकि वर की सिंह है, और धनु के सामने आपको जाना है, धनु ये आ गया, 0 अंक, 0 कॉपी कर दिया। नाड़ी नक्षत्र आधारित है, तो नक्षत्र यहाँ पे पूर्वा फाल्गुनी देखिए, पूर्वा फाल्गुनी ये है तो मध्य नाड़ी, और ये धनु और ये उत्तराषाढ़ा थी तो उत्तराषाढ़ा देखिए कहाँ पे आ रही है, उत्तराषाढ़ा यहाँ लिखा अंत नाड़ी। तो एक की मध्य है, दूसरे की अंत है। यहाँ देख लीजिए, इसमें नाड़ी कुटस्थ में वर इधर है, इसकी मध्य और इसकी स्त्री की अंत। 8 अंक पूरे मिल गए। तो जितने अंक जो मिले हैं उन सबका योग यहाँ पे करके देखा तो 24 आया। टोटल 24 मिल रहा है आउट ऑफ 36। सो मैरिज इज पॉसिबल एंड ऑस्पिशियस, क्योंकि ये 19 से बहुत ऊपर है, 24, तो हम कहेंगे मैरिज बन भी रही है और शुभ भी होगी। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, आपने गुण मिलान सीख लिया है।